नियो कॉलोनियलिज्म यानी कि नव उपनिवेशवाद, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद क्या होता है, दूसरा फिर नव उपनिवेशवाद क्या है, इससे अलग कैसे है, और डेफिनेशंस कुछ स्कॉलर्स द्वारा जो डेफिनेशन सुझाई गई हैं, बताई गई हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नियो कॉलोनियलिज्म के कई डायमेंशन हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इकोनॉमिक फील्ड में भी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल डोमिनेंस या कल्चरल हेजिमनी। तो इस तरह के कई वेरियस एस्पेक्ट्स इसमें डायमेंशन हैं नियो कॉलोनियलिज्म के, जो हम डिस्कस करेंगे। स्कॉलर्स ने नियो कॉलोनियलिज्म की क्या उसके बारे में बताया है, कुछ एक का हम डिस्कस करेंगे। बाकी ज़्यादातर हम जो डिपेंडेंसी थ्योरी इसके बाद करेंगे, उसमें उनके विचारों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो स्कॉलर्स ने ही या विद्वानों ने जो सुझाए हैं या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने सजेशन किया कि नियो कॉलोनियलिज्म को कैसे समाप्त किया जा सकता है या कैसे इसे छुटकारा पाया जा सकता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि कॉलोनियलिज्म क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद जो औद्योगिक क्रांति के बाद मुख्य रूप से 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक, 3-4 शताब्दियों तक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरी मार्केटों की तलाश हुई। दूसरे देशों में मार्केट से जहाँ से कच्चा माल लिया जा सके, अपना सामान बेचा जा सके, फिर धीरे धीरे उन मार्केट पर कब्जा करना, उन देशों पर कब्जा करना। इसी प्रोसेस के तहत उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद भी जो इससे मिलता जुलता उसकी स्थापना हुई। मुख्य रूप से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में फिर अपने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को मेंटेन रखने के लिए पॉलिटिकल डोमिनेंस भी कर लिया गया, यानी कि उनको अपनी कॉलोनी बना लिया गया। इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण जैसे हमारा देश रहा, इंडिया को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया। इंडियन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंस भी रहा और हमारे संसाधनों का पूरी तरह से दोहन किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया और अपने गुलाम बना कर रखा गया। तो इस तरह सिर्फ केवल हमारा देश इंडिया ही नहीं था, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देशों को इस तरह से कॉलोनी बना लिया गया था। जो मुख्य कॉलोनियल पावर रहे थे, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड और कई देशों का नाम आता है, बेल्जियम वगैरह की, जिन्होंने दूसरे देशों को अपने अधीन रखा था। अब कॉलोनियलिज्म क्या था, इसमें एक किस्म से उनको उनके संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेना, उसको अपना एक अधीन कर लेना था। द एस्टैब्लिशमेंट, एक्विजिशन, एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज इन वन टेरिटरी बाय पीपल फ्रॉम अनदर टेरिटरी, यानी कि एक टेरिटरी के लोगों को द्वारा दूसरी टेरिटरी के लोगों को अपने अधीन बना लेना, उनको अपने कब्जे में ले लेना, अपना साम्राज्य फैला लेना, ये उपनिवेशवाद था। इसमें और क्या क्या शामिल था, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल बाय कॉलोनियल पावर। सबसे पहला तो पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि उसके सरकार कंट्रोल में उनकी सरकार होती थी, जो कॉलोनियल पावर होते थे। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की सरकार थी, डिसीजन सारे अंग्रेज़ सरकार द्वारा लिए जाते थे, भारतीयों की उसमें भूमिका नहीं थी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स थी कॉलोनियलिज्म की, जिसके लिए शुरू ही हुआ था, वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण कह सकते हैं। जो वहाँ के संसाधन, जो भी संसाधन, उन संसाधनों का अपने देश के फ़ायदे के लिए यूज करना कॉलोनियल टेरिटरी का। एंड इम्पोजिशन ऑफ कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ साथ उन्होंने अपने सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को प्रमोट किया और वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके वैल्यूज़ को और उनकी कल्चर को डिमोरलाइज किया या उनको इन्फीरियर डिक्लेयर किया। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर को बिल्कुल इन्फीरियर या बिल्कुल बारबेरिक बता दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद था, जो लगभग 20वीं सदी तक चला था। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसको हम डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि उपनिवेशवाद को समाप्त
हो गया था, फॉर्मली रूप से समाप्त हो गया था। लेकिन जो विवाद है, अब एक उम्मीद ये की गई थी कि अब देश आज़ाद हो गए हैं, कॉलोनीज ख़त्म हो गई हैं और अब ये इंडिपेंडेंट देश हैं और अब इनका अपने आप से ये अपना डेवलप करेंगे या दूसरे देश इसकी मदद करेंगे, अब इनका कोई शोषण नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब कुछ सालों बाद, यानी कि 1-2 दशक बाद, जब आज़ादी के बाद भी इन देशों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि किसी न किसी रूप से ये उन डेवलप्ड कंट्रीज़ पर या जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थे इनके, जिनका पहले शासन था, उनका इंटरफेयर बढ़ने लगा और उन पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई। और ये कुछ विचारकों ने, सबसे पहले घाना के प्रेसिडेंट थे क्वामे नक्रूमा, उन्होंने कहा कि ये तो एक नया फॉर्म है कॉलोनिज्म का, इंपीरियलिज्म का एक नया रूप आ गया, इंपीरियलिज्म का नया रूप आ गया, इसको न्यू कॉलोनिज्म का नाम उन्होंने दिया था, बाकी पढ़ेंगे भी। तो बहुत सारे विचारकों ने या बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात को रियलाइज़ किया कि उपनिवेशवाद फॉर्मली रूप से ख़त्म भले ही होगा, लेकिन इनफॉर्मली रूप से आज भी उन देशों का पॉलिटिकल डोमिनेंस किसी न किसी रूप में बना हुआ है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आज भी हो रहा है। तो फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और जो पॉलिटिकल डोमिनेंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व किया गया, तो उसको ही नाम दिया गया, एक नया नाम न्यू कॉलोनिज्म, कि इसको नवोपनिवेशवाद का नाम विचारकों ने दिया, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। यहाँ हम यदि इसको मीनिंग देखते तो न्यू कॉलोनिज्म रेफर टू द continued economic and political dominance of former colonial power over their former colonies even after the formal granting of independence। यानी कि फॉर्मल रूप से तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वो इंडिपेंडेंस हो गए हैं, उनकी स्वतंत्र हो गए हैं, अब उनकी अपनी सरकार है, अपने डिसीजन लेने की पावर और सॉवरेन कंट्री है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली उनका जो फॉर्मर कॉलोनीज़ थी, और यहाँ सिर्फ फॉर्मर कॉलोनीज़ नहीं हैं बल्कि और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सिर्फ इसमें ये नहीं है जो पहले कि अगर कोई देश फ्रांस के अधीन है तो सिर्फ फ्रांस ही उसका न्यू कॉलोनिज्म के तहत एक्सप्लॉयटेशन करा, बल्कि और देश भी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर किसी न किसी तरह नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम यूएसए का ले सकते हैं। यूएसए कॉलोनियल पावर नहीं रहा, उसने किसी देश को फॉर्मली, जब कॉलोनिज्म का पीरियड था, इंपीरियलिज्म था, उसने अपने अधीन नहीं बनाया, बल्कि खुद और कुछ समय तक ब्रिटेन की कॉलोनी भी रहा था। लेकिन डीकोलोनाइजेशन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जितना इंटरफेयर कॉलोनियल पावर का था उनसे भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का या पॉलिटिकल डोमिनेंस, वो सबसे ज़्यादा इंटरफेयर अमेरिका का, जो भले ही पहले कॉलोनाइजर नहीं था पहले। तो यहाँ पर मीनिंग ये है कि फॉर्मल रूप से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी वो वास्तविक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है। आज भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डेवलप्ड कंट्रीज़ का या फॉर्मर कॉलोनाइजर कंट्रीज़ का उनके साथ है, और उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा या डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा या अमेरिका द्वारा किसी और देश द्वारा किया जाता है। तो जो ये प्रोसेस शुरू हुआ, जो ये ऑब्जर्वेशन हुई, इसी ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया न्यू कॉलोनियलिज्म, नवोपनिवेशवाद। ये सबसे पहले क्वामे नक्रूमा ने इस शब्द को कॉइन किया था और उसी के बाद ये शब्द पॉपुलर हो गया था। इट इज़ द फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये एक साम्राज्यवाद का ही एक नया रूप है, दैट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉलोनिज्म in that the former colony is formally independent but still subject to the control of a more powerful country। यानी कि उसमें तो था कि उपनिवेशवाद में था तो वो देश गुलाम थे और इसी तरह पूरा कंट्रोल कॉलोनाइजर का था, लेकिन इसमें फॉर्मली रूप से इंडिपेंडेंट है और लेकिन शोषण फिर भी हो रहा है। तो इसको और ज़्यादा खतरनाक माना गया, और ज़्यादा एक बुरी स्थिति मानी गई। कम से कम जब कॉलोनीज थी, कॉलोनाइजर थे, तो कम से कम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी
कि हाँ भाई भले बुरे की जिम्मेवारी उनको ब्लेम किया जा सकता था या उनकी ही जिम्मेवारी थी भी सुधार करने की भी, चाहे भले ही ना करे, लेकिन इसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और एक्सप्लॉयटेशन उतना का उतना है। तो ये एक किस्म से ये एक डोमिनेंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल डोमिनेंस था विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पहले कम से कम कॉलोनियलिज्म में ये माना जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती थी, लेकिन इसमें वो भी नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं, एक किस्म से आपके उत्तरदायित्व तो कुछ नहीं है और आपके अधिकार वैसे के वैसे बने हुए हैं। दिस फिनोमिना मैनिफेस्ट थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड कल्चरल डोमिनेंस। इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे कि ये नियो कॉलोनिज्म के महत्वपूर्ण साधन ये थे कि उनकी सरकार में दखल देना, अपनी पसंद की सरकार वहाँ पर बनवाना, या उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना, या कल्चरल डोमिनेंस अपना रखना। नियो कॉलोनिज्म इंक्लूड इकोनॉमिक, इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहेंगे, जो डेवलपिंग कंट्री या फॉर्मर कॉलोनीज़, क्योंकि फॉर्मर कॉलोनीज़ आर ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ नाउ, तो जो उनको चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ कह लें चाहे फॉर्मर कॉलोनीज कह लें तो एक ही बात है। तो एक तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उनकी थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलप्ड कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी थी अपने व्यापार के लिए या अपने कुछ डेली नीड्स को पूरा करने के लिए भी, कि उनके पास रिसोर्सेज थे तो उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से। अनइक्वल ट्रेड रिलेशन था, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता था डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एक्सपोर्ट कम हो पाता था। एंड द इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज फेवरिंग द फॉर्मर कॉलोनियल पावर, यानी कि वो उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इम्पोज करते थे, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF वगैरह, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो क्लियरली जो फेवर करती थी डेवलप्ड कंट्रीज़ को। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में यहाँ पर फॉर्मर कॉलोनाइजर भी थे चाहे कॉलोनाइजर नहीं भी थे, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ मैक्सिमम कॉलोनाइजर थे, जो पहले कॉलोनाइजर रहे हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज भी। तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने उनका डोमिनेंस उन पर था, उनके माध्यम से ऐसी पॉलिसी बनाई जिनसे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रखा जा सके। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन्फ्लुएंस जो हमने बताया है, अनइक्वल इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होते थे वो भी अनइक्वल थे, ऑफन साइटेड एज मैकेनिज्म दैट परपेचुएट न्यू कॉलोनियल रिलेशनशिप। तो नवोपनिवेशवाद के जो संबंधों को इनके माध्यम से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कायम रखे हुए बनाए रखे। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। क्वामे नक्रुमा, जिसका हम नाम ले रहे हैं बार बार, उसने ये कहा कि न्यू कॉलोनिज्म इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। एक लेनिन ने भी किसी तरह की किताब लिखी थी, तो उसने भी यही बात हुई थी। उसने कैपिटलिज्म की हाईएस्ट फॉर्म को इम्पीरियलिज्म का नाम दिया था और इसने इम्पीरियलिज्म की लास्ट स्टेज को न्यू कॉलोनिज्म का नाम दिया है। जॉर्ज जैक्सन ने कहा है कि न्यू कॉलोनिज्म इज़ द कंटिन्यूड कंट्रोल ऑफ अफ्रीकन रिसोर्सेज एंड लेबर बाय वेस्टर्न पावर थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स। ज़्यादातर विचारक जो थे, एक किस्म से जो न्यू कॉलोनिज्म का जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ ये अफ्रीकन कंटेस्ट में ही इवॉल्व हुआ था। सबसे पहले अफ्रीकन लीडर्स ने, क्वामे नक्रुमा भी घाना से था, अफ्रीकन था, और समीर अमीन इजिप्ट से था, तो कई जो अफ्रीकन कंट्रीज थे उन वहीं से ये इवॉल्व हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो उसी रेफरेंस में इसने कहा है कि अफ्रीकन रिसोर्सेज पर जो लगातार वेस्टर्न पावर का कंट्रोल बना हुआ है इनडायरेक्ट मीन्स के माध्यम से, डायरेक्ट मीन्स तो कॉलोनिज्म था, इनडायरेक्ट मीन्स के माध्यम से जो कंट्रोल बना हुआ है उसको इसने कहा नियो कॉलोनिज्म है। फ्रेंच फैनन ने कहा है नियो कॉलोनिज्म इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनिज्म इन ए न्यू फॉर्म, यानी कि एक नए रूप में उपनिवेशवाद में जो काम हो रहा था वही आज भी हो रहा है, लेकिन इन ए न्यू फॉर्म। नाम चॉम्स्की ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक हैं, तो इन्होंने कहा कि न्यू कॉलोनिज्म इज़ द कंट्रोल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री बाय ए मोर डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट थ्रू डायरेक्ट कॉलोनियल रूल बट
थ्रू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के माध्यम से जो है इनका शोषण हो रहा है। एक जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं और जो कम डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज भी कह सकते हैं या लिस्ट डेवलप्ड कंट्री भी कहा जाता है, तो उनका शोषण हो रहा है। और डायरेक्ट कॉलोनियल रूल नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्ट माध्यम से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरफेयर के माध्यम से उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अगला है वाल्टर रोडनी। वाल्टर रोडनी ने कहा न्यू कॉलोनिज्म इज द सबटल कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल रिलेशनशिप आफ्टर फॉर्मल इवन आफ्टर फॉर्मल इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जो रिलेशनशिप पहले था कॉलोनाइजर और कॉलोनी के बीच में, वही रिलेशनशिप आज भी कायम है, लेकिन एक नए रूप में है। और उसके भले ही औपचारिक स्वतंत्रता मिल गई, ये भी इसी बात को दर्शाता है। जीन पॉल सार्ट्रे न्यू कॉलोनिज्म इज एन इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट स्ट्रेटेजी फॉर परपेचुएटिंग डिपेंडेंट सोसाइटी इन ए सपोजली पोस्ट कॉलोनियल एरा। ये कई विचारक इसको एक कैपिटलिस्ट मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में रख के देखते हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं कि एक कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, जिसके माध्यम से वो उन्होंने कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सके। डेविड हार्वे ने कहा है न्यू कॉलोनिज्म रिप्रेजेंट्स द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर where advanced capitalist nations exert control over less developed regions through economic globalization, international finance and transnational corporation। ये वही बात कहता है कि उनकी वास्तविक पावर का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का यूज किसके द्वारा किया जाता है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। और कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से साधन, तो उसमें इसने बताया कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, इंटरनेशनल फाइनेंस के माध्यम से, या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन TNC या मल्टीनेशनल कंपनी MNC भी बोला जाता है, तो उसके माध्यम से इनका शोषण बना हुआ है। अब जो है आगे आएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन ऑफ न्यू कॉलोनिज्म। तो इसको हम, ये वीडियो लंबा ना बने इसके लिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं कि न्यू कॉलोनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।